गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं। और इस चैनल में जो भी हमारे आने वाले वीडियो है उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हमारा आज का लेसन है लेसन 13, पहलवान की ढोलक। यह कहानी है, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसकी हम व्याख्याएं आपको करवा देते हैं, फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको इसके प्रश्नोत्तर भी समझा देंगे। तो सबसे पहली व्याख्या है, जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव। देखो क्या है इसमें, ये क्या महामारी है फैली हुई है गांव में, मलेरिया और हैजे की महामारी। इससे पूरा गांव पीड़ित है। अमावस्या की रात है और ठंडी रात है, ठीक है। तो उसमें पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से अंधकार छाया हुआ है अमावस्या की वजह से, और अंधेरी रात, ठंडी रात है तो बहुत जल्दी से सुनसान हो जाता है सब जगह। और क्या मलेरिया और हैजे से जो बीमारी फैली हुई है, महामारी है, उससे लोग बाग कैसे मर रहे हैं। तो ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तंभता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तंभता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। तो इसका संतर हम देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की सुप्रसिद्ध आंचलिक कहानी पहलवान की ढोलक से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसका प्रसंग हम देख लेते हैं। लेखक का कहना है कि गांव में मलेरिया तथा हैजे जैसी महामारी फैली हुई थी और लोगों के मरने के कारण चारों ओर भय और विलाप छाया हुआ था। उस पर अंधेरी रात्रि थी, चारों ओर शांति छाई हुई थी। मनुष्य तो क्या, प्रकृति भी महामारी के विनाश के कारण विलाप कर रही थी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गांव में बीमारी फैलने से चारों ओर मृत्यु का तांडव था। लोग डरे हुए शिशु के समान थर थर काँप रहे थे। जाड़ों का मौसम होने के कारण गांव में शांति थी। अमावस्या की रात में चंद्रमा के ना होने से चारों ओर अंधकार था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात बहुत ठंडी थी। मलेरिया व हैजे जैसी महामारी के कारण लोगों की मृत्यु हो रही थी, जिस कारण पूरे गांव में भय छाया हुआ था। गांव में पुरानी व टूटी फूटी बांस फूस की झोपड़ियां थीं। महामारी से होने वाली मौतों के कारण उनमें अंधेरा तथा सन्नाटा था। मृत्यु से झोपड़ियों को सूना कर दिया था। झोपड़ियों में प्रकाश करने वाला तथा गति उत्पन्न करने वाला कोई नहीं था। गांव उजड़ गया था और सूना हो गया था। उसके टपकने पर ऐसा लगता था मानो अंधेरी रात गांव के दुख से दुखी होकर आंसू बहा रही हो। गांव में सन्नाटा था। दुख के कारण लोग सिसकियां ले रहे थे। दुख की आहें भर रहे थे। भीतर ही भीतर अपने दुख से ग्रामीण जनता दुखी थी। प्रकृति व मानव दोनों ही शिशु के समान महामारी के भय व विनाश से त्रस्त थे। दुख भी प्रकृति के डर से भयभीत हो रही थी। विशेष देख लेते हैं इसका हम। प्रकृति के दुखमय वातावरण का चित्रण है। संस्कृत शब्दों से युक्त भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग के छोटे छोटे वाक्यों में गांव में भावों की गहराई है। इसका सेकंड भी व्याकरण हम देख लेते हैं। अर्थ, सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तंभता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर
इससे रात्रि की निस्तंभता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। संदर्भ हमारे पहले की तरह होगा और हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। लेखक ने गद्यांश में स्पष्ट किया है कि अशुभ माने जाने वाले पशु पक्षियों की डरावनी आवाज़ मन को आगामी दुख का अनुमान करा रही थी। कुत्तों में विपत्ति को पहचानने की विशेष शक्ति होती है, अतः सभी कुत्ते मिलकर रात को रोने लगते थे। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। संपूर्ण गांव में अत्यधिक दुख का भयभीत वातावरण छाया था। गांव में अंधेरा, चुप्पी थी, जिस कारण भयावह या भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया था। सियारों के रोने की आवाज़ तथा उल्लुओं की डरावनी आवाज़ सन्नाटे को तो भंग करती थी, साथ ही दुख को और बढ़ा देती थी। रात की भयंकरता भी चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। गांव की झोपड़ियों में से रोगियों के कराहने कष्टों की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी कभी किसी रोगी के द्वारा उल्टी की आवाज़ सुनाई देने लगती। कई रोगी अपनी पीड़ा को कम करने के लिए हरे राम, हे भगवान का उच्चारण करने लगते थे, जिससे वातावरण दयनीय हो जाता था। झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे भी इस महामारी से बेचैन होकर माँ माँ पुकारने लगते थे। इन आवाज़ों के होने पर भी रात का भयंकर रूप एवं सन्नाटा कम नहीं होता था। लेखक आगे कहता है कि कुत्तों को अज्ञात मृत्यु का ज्ञान होता है। महामारी से मरने वालों को भौंक भौंक कर उनकी आगामी मृत्यु का संदेश दे रहे थे। दिन भर तो राख के ढेर पर सोते रहते, परंतु रात्रि होते ही सभी कुत्ते मिलकर इस भयंकर विपत्ति पर तथा होने वाली मौतों पर रोने लगते थे। इस प्रकार वे उस रात्रि को और भी गंभीर तथा दुख भरी बना देते थे। संपूर्ण गांव में महामारी की भयंकरता और मृत्यु का साम्राज्य था। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक संध्या से सुबह तक बजकर संजीवनी या जीवनदायिनी का काम करती थी। गांव में महामारी का नग्न नृत्य जैसा दृश्य बना हुआ था। इसके विशेष पढ़ लेते हैं। आंचलिक परिवेश से मिश्रित भाषा खड़ी बोली का प्रयोग है। रात्रि की भयंकरता को चित्रित किया गया है। मन मारना जैसे मुहावरों का प्रयोग भावों की गंभीरता को बताता है। अब हम 3rd नंबर का भी देख लेते हैं। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उसने भी नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो इसका जो संदर्भ है वो पहले की तरह रहेगा और प्रसंग देख लेते हैं। लुट्टन एक प्रसिद्ध पहलवान है। इसमें अब क्या लुट्टन पहलवान के बारे में बता रहे हैं। तो जब वह श्यामनगर के मेले में दंगल देखने जाता है और वह अपने आप को मैदान में उतरने से नहीं रोक पाता है। प्रस्तुत गद्यांश में लुट्टन के जोश का वर्णन किया गया है। व्याख्या। लुट्टन एक बार श्यामनगर मेला देखने गया। श्यामनगर के वृद्ध राजा को दंगल देखने तथा शिकार का बहुत शौक था। उन्हें पंजाब से आए पहलवान चांद सिंह की कुश्ती बहुत पसंद थी। इस कारण उन्होंने दरबार में दंगल का आयोजन किया। लुट्टन पहलवानों की कुश्ती और दांव पैंच देख रहा था। वह जवान था और ढोलक की आवाज़ उसे ललकार रही थी। इससे उसके प्रत्येक अंग फड़कने लगे और वह मैदान में कूद गया। उसने बिना सोचे समझे शेर के बच्चे अर्थात चांद सिंह पहलवान को चुनौती दे दी और अंत में वह विजयी हुआ। विशेष देख लेते हैं इसके। लुट्टन की कुश्ती के प्रति गहरा लगाव दिखाया गया है। बोलचाल की साधारण भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बिजली उत्पन्न होना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। लघु वाक्यों ने
भावों में सरसता ला दी है। इसका 4th नंबर का भी हम देखते हैं। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत जो दर्शक की भीड़ थी उसमें खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए, मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। इसमें जो संदर्भ है वो पहले की तरह रहेगा और प्रसंग हम देख लेते हैं। लुट्टन एक बार श्यामनगर का मेला देखने गया। वहाँ के पहलवान पंजाब से आए। वहाँ पर जो दंगल में हो रहा था ना, कुश्ती हो रही थी, वहाँ कुश्ती के लिए जो पहलवान आए थे वो पंजाब से आए थे। उनको शेर के बच्चे के नाम वो दिया हुआ था, उन्हें बोलते थे शेर के बच्चे। ठीक है, तो वो आए हुए थे। तो जब वो मेला देखने गया था लुट्टन, तो उसने उनको चुनौती दी थी, जिसने पंजाबी और पठान पहलवानों को, किसने, जो पंजाब से आए थे ना, जिन्हें शेर के बच्ची की उपाधि दी हुई थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़ कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। उससे होने वाली कुश्ती का वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में किया गया है। मतलब उन्हीं से किनकी, लुट्टन की कुश्ती होगी, तो उसका वर्णन किया गया है। श्यामनगर के राजा बूढ़े थे। उन्हें दंगल देखने और शिकार का बहुत शौक था। उन्हें पंजाब से आए पहलवान चांद सिंह की कुश्ती बहुत पसंद थी। इस कारण उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे। लुट्टन उस समय मेला देखने के लिए श्यामनगर में था। जवानी की मस्ती और ढोल की आवाज़ से लुट्टन के शरीर में बिजली सी कौंध गई और उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे को अपनी पहलवानी पर बहुत घमंड था, अतः अभिमान में आकर वह थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बाज के समान लुट्टन पर टूट पड़ा और झपट्टा मारा, जिसे देखकर दर्शकों की भीड़ में हलचल मच गई। भीड़ चिल्ला उठी, पागल है, मर जाएगा। परंतु लुट्टन ने अपनी दाव बड़ी चतुराई से खेला। देर शेर के बच्चे के आक्रमण को संभाल कर खड़ा हो गया तथा अपने दाव पेंच और पैंतरा दिखाने लगा, जिसे देखकर भीड़ चिल्ला उठी, वाह रे बहादुर लुट्टन। राजा भी कुश्ती को देख रहे थे। उन्हें शेर के बच्चे का हारना पसंद नहीं था, क्योंकि वो शेर के बच्चे जो पहलवान था उसको पसंद करते थे वो। अतः कुश्ती को तुरंत रुकवा कर लुट्टन को अपने पास बुलाया और कहा, यह 10 रुपये का नोट ले लो, मेला देखो और आनंद लेकर घर जाओ। परंतु लुट्टन तैयार नहीं था। उसके शरीर में कुश्ती के लिए बिजली दौड़ रही थी। उसने राजा से अनुमति ले ली, मेला देखने चला गया। इसका विशेष हम देख लेते हैं। बोलचाल की साधारण खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है जो बोलचाल में है। लुट्टन की कुश्ती के प्रति गहरा लगाव दिखाया गया है। खलबली मच गई जैसे मुहावरों का प्रयोग है। किंचित, स्पर्धा, प्रशंसा जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब हम इसके 5th नंबर का भी देख लेते हैं। 2 शेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसका जो अजीब हुलिया था, जैसे आँखों पर रंगीन अवरव का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता, मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब
लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। इसका भी संदर्भ पूर्व की तरह ही रहेगा। प्रसंग हम देख लेते हैं। लेखक ने स्पष्ट किया है कि लुट्टन मेले में किसी भी हलवाई की दुकान से 2 सेर रसगुल्ले उद्रष्ट कर पानों से मुंह को ठुड्डी तक लाल करके बच्चों के समान हरकत करता हुआ अपने शरीर सौष्ठ का प्रदर्शन करता। ठीक है, अपने शरीर का, अपने जो शरीर बलवान शरीर था उसका प्रदर्शन करता है वो। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मेले में लुट्टन सिंह पहलवान की उपस्थिति का वर्णन करते हुए लेखक का कहना है कि वह सबसे मजाक करता हुआ लोगों के लिए दर्शनीय व मनोरंजन का कारण बना रहता। हलवाई के द्वारा निमंत्रण देने पर उसकी दुकान पर बैठकर 2 सेर रसगुल्लों का नाश्ता करता हुआ फिर 8-10 पान की गिलोरियां एक बार में ही मुंह में ठूंस लेता, जिस कारण उसकी पीक मुंह के दोनों कोनों से बाहर निकलकर पूरी ठुड्डी को लाल कर देती थी। उसका पान खाने का बड़ा ही अभद्र तरीका था। उसी अजीब चेहरे के साथ वह मेले में घूमता रहता था। लेकिन जब संध्या के समय मेले से दरबार में लौटता था तो उसकी स्थिति व रंग ढंग और भी खराब हो जाया करते थे। उसका व्यवहार व शौक एक बच्चे के समान हो जाते। आँखों पर गत्ते व लाल अबरख का चश्मा होता। हाथ में मेले से खरीदे हुए खिलौने होते थे, जिनका प्रदर्शन वह बच्चों के समान करता हुआ चलता। पीतल की सीटी मुंह में रखकर बजाता, हंसता, झूमता और चहलबाजी करता हुआ लौटता था। उचित भरण पोषण के कारण उसका शरीर और शक्ति बढ़ती जा रही थी, किंतु बुद्धि घटती जा रही थी। बच्चों जैसी क्रियाएं तथा मूर्खता करने लगता। जब दंगल में ढोल की आवाज़ होती तो शरीर पर विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन करने पर हंसी का पात्र बन जाता था। जनता मनोरंजन करती थी, उसकी जोड़ी नहीं मिलती थी। साथ ही राजा साहब आज्ञा नहीं देते थे, जिससे निराशा हो जाती थी उसे। मिट्टी अपने शरीर पर मल लेता था वह। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लुट्टन पहलवान की जीवनचर्या का चरित्रण है। गिलोरियां ठूस आंचलिक शब्द हैं। तो अब इसका हम 6 नंबर का जो हमारा लास्ट है वो देख लेते हैं। रात्रि की विविष्का को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य सनायुओं में भी बिजली दौड़नी जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की कोई शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। तो इसका भी हम देख लेते हैं प्रश्न। संदर्भ तो पहले की तरह ही हमें करना है, इसका प्रसंग जरूर देख लेते हैं, अलग है। प्रस्तुत गद्यांश में रात्रि की भयानकता को लड़काने वाली व मरणासन के लिए पहलवान की ढोलक की आवाज़ को संजीवनी बताया है, जो एक क्षण के लिए मृत्यु के भय को कम कर देती है। व्याख्या। गांव में लुट्टन पहलवान की ढोलक अमावस्या की अंधेरी व ठंडी रातों को ललकारती चुनौती देती रहती थी। लुट्टन शाम के समय से सुबह तक लगातार ढोलक बजाकर मृत्यु की निस्तंभता यानी शांति को भंग कर देता था। गांव में अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी तथा जो जीवित थे वे मरणासन अवस्था में थे। गांव में महामारी का सर्वनाश करने तथा उपचार करने हेतु दवाई व इलाज भी नहीं था, न लुट्टन के पास और न गांव वालों के पास। लेकिन
ढोलक की आवाज़ प्राणियों में प्राण फूंक देती थी। जिस प्रकार संजीवनी बूटी मृत शरीर को जीवित कर देती है, उसी प्रकार ढोलक की आवाज़ मृत प्राण ग्रामीणों में क्षणिक सजीवता पैदा कर देती थी। गांव के प्रत्येक वर्ग के प्राणी, बालक, युवा, वृद्ध की बुझती हुई निष्प्राण आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार कर देती थी। कुछ क्षण के लिए लोग अपने दुख को भूल जाते। ग्रामीणों का गतिहीन शरीर और शक्तिहीन रक्त नालिकाओं में शक्ति पैदा हो जाती थी। ढोलक की ध्वनियों के पास बुखार उतारने की दवाई नहीं थी, महामारी को समाप्त करने के उपचार भी नहीं था, ना कोई जादू टोना था। यह सच था कि ढोलक की आवाज़ मरते हुए प्राणियों के कष्ट को कम कर देती थी, जिस कारण प्राणियों में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता था तथा वे शांति की मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, शांति से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार लुट्टन पहलवान सारी रात ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी शक्ति देता था। विज्ञान की समस्त उपलब्धियों के होने पर भी आज की स्वास्थ्य सेवाओं पर तीखा व्यंग किया गया है। अब इसके हम विशेष भी हम देख लेते हैं। गांव की दुर्दशा का चित्रण है, जहां उपचार की कोई सुविधा नहीं है। संस्कृत उर्दू के शब्दों युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें जो खड़ी बोली का प्रयोग है उसमें संस्कृत और उर्दू शब्द का प्रयोग किया गया है। बिजली दौड़ जाना, आँख मूंदना जैसे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने इस लेसन की आपको व्याख्याएं समझा दी हैं, तो हमें यकीन है कि आपको ये व्याख्याएं समझ में आ गई होंगी, ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।